दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले भाग में देखा कि राजकुमार धूमकेतु ने कैसे शाकंभरी की इज्जत को तार-तार कर दिया था। अब आगे धूमकेतु के ऐसे आचरण से शाकंभरी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे खुद से घृणा हो रही थी। उसे अब अपने भाई पुष्पराज की प्रतीक्षा थी कि वो जल्दी ही राजमहल आकर उसे बंदी गृह से मुक्त कराएगा। जब पुष्पराज को यह सूचना मिली तो वो जल्दी ही राजमहल पहुंचा अपनी बहन शाकंभरी को मुक्त करवाने के लिए। लेकिन राजा मोर मुकुट ने तो पहले से ही कोई और ही योजना बना रखी थी। इस योजना के अंतर्गत उसने पहले ही अपने सैनिकों को अरण्य वन भेजकर अरण्य ऋषि का अपहरण करवा लिया। इधर पुष्पराज राजमहल पहुंचा तो उसे धूमकेतु ने बंदी बनाकर बंदी गृह में डलवा दिया। दूसरे दिन राजदरबार लगा एवं पुष्पराज तथा अरण्य ऋषि को राजमहल में उपस्थित किया गया। तब राजा मोर मुकुट सिंह ने पुष्पराज से कहा, पुष्पराज, तुम्हें दंड मिलना निश्चित है। पुष्पराज ने पूछा, परंतु क्यों? राजा मोर मुकुट सिंह बोले, तुमने अशोभनीय कार्य किया है एवं तुम दंड के भागीदार हो। पुष्पराज बोला, मैंने कोई अशोभनीय कार्य नहीं किया। प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं। मोर मुकुट सिंह बोले, किंतु एक राजकुमारी से प्रेम करना अपराध है और तुम्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। पुष्पराज ने कहा, आपका जो जी चाहे मुझे दंड दीजिए, लेकिन पहले ये बताइए कि मेरी बहन शाकंभरी कहाँ है। मोर मुकुट सिंह बोला, वो बंदी गृह में है। पुष्पराज बोला, किंतु क्यों? वो तो निर्दोष है, उसने तो कोई अपराध नहीं किया। धूमकेतु बोला, उसका दोष केवल इतना ही है कि वो तुम्हारी बहन है। पुष्पराज बोला, और तुम्हारी बहन जलकुंभी का भी बस इतना ही दोष है कि वो तुम्हारी बहन है। यदि वो साधारण कन्या होती तो तुम उसे ऐसे दंडित ना करते, है ना धूमकेतु? धूमकेतु बोला, ये वार्तालाप तो बाद में भी हो सकती है। तुम पहले ये बताओ कि अपने पिताश्री को मुक्त करवाना चाहते हो या नहीं। यदि उन्हें मुक्त देखना चाहते हो तो तुम्हें एक वचन देना होगा। पुष्पराज ने कहा, कैसा वचन? धूमकेतु बोला, वो ये कि यदि मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर दूं तो तुम अपनी बहन शाकंभरी का विवाह मुझसे कर दोगे। धूमकेतु की बात सुनकर अरण्य ऋषि अब और अधिक मौन न रह सके। वे बोल पड़े, कदापि नहीं। तुम पुष्पराज से ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? शाकंभरी तो मेरी पुत्री है और मैं तुझ जैसे दुराचारी को अपनी पुत्री सौंप दूं, ये कैसे हो सकता है? कहीं तेरी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई है जो तू ये प्रश्न पूछने का साहस कर रहा है। अरण्य ऋषि की बात सुनकर धूमकेतु हंसता हुआ बोला, ऋषि अरण्य, अब आपका क्रोध करना बेकार है। शाकंभरी का विवाह आप मुझसे करें या ना करें, लेकिन कल पूरी रात तो मैं उसके साथ ही था। बहुत ही सुंदर है आपकी कन्या। उसने पूरा प्रयास किया खुद की इज्जत बचाने का, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सफल ना हो सकी। बेचारी अबला आखिर में पराजित ही हो गई। जैसे ही अरण्य ऋषि ने धूमकेतु की बात सुनी तो वे स्वयं को रोक न सके और आवेश में आकर बोले, दुस्साहसी, दुष्ट, पापी, अधर्मी, ये तूने क्या कर डाला? मेरी फूल सी बच्ची को तूने किसी कीट पतंगे की तरह मसल दिया। तुझे इस पाप का दंड तो भुगतना ही होगा। धूमकेतु बोला, कौन देगा मुझे दंड? पुष्पराज बोला, दुष्ट, मैं दूंगा तुझे दंड। धूमकेतु हंसते हुए बोला, तुझे तो मैं सबके सामने दंड दूंगा और पूरा राजदरबार देखेगा। तभी जलकुंभी दरबार में उपस्थित होती हुई बोली, नहीं भाई, आपको मुझे भी दंड देना होगा। केवल पुष्पराज अपराधी नहीं है,
मैं भी इस अपराध की बराबर की भागीदार हूँ। तभी राजा मोर मुकुट गुस्सा होते हुए बोले, तुम राज दरबार में कैसे उपस्थित हुई, वो भी मेरे सामने? इतना साहस तुम्हारा? जलकुंभी बोली, जो आपके पुत्र ने कल रात किया है उस अपराध से तो ये अधिक नहीं है। मोर मुकुट सिंह ने कहा, तुम ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकती हो जलकुंभी? जलकुंभी बोली, वैसे ही जैसे कि दुस्साहस आपके पुत्र ने किया। उसने मेरी सखी का सतीत्व भंग करके अच्छा नहीं किया। आपको उन्हें भी दंड देना ही होगा। धूमकेतु गुस्से में बोला, दंड? तू मुझे दंड दिलवाएगी? ये ले। और इतना कहकर धूमकेतु ने अपनी तलवार निकाली और जलकुंभी का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर पूरे राज दरबार के लोग मौन हो गए। पुष्पराज ये दृश्य देखकर पीड़ा से कराह उठा और धूमकेतु से बोला, नहीं नहीं जलकुंभी, हे ईश्वर, प्रेम करने का ऐसा दंड! तुम कैसे निर्दयी भाई हो? तुम्हारा हृदय है या पाषाण? तनिक भी लज्जा नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? धूमकेतु बोला, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का भी ऐसा ही दंड निश्चित है, यदि तुमने शाकंभरी का विवाह मुझसे ना किया तो। अरण्य ऋषि बोले, ये तो असंभव है। हम दोनों पिता पुत्र प्राण दे देंगे, किंतु ऐसा कभी नहीं करेंगे। धूमकेतु बोला, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। पुष्पराज बोला, हम दोनों ऐसा कदापि नहीं करेंगे। तभी राजा मोर मुकुट सिंह बोले, ये तो आज रात्रि को तय किया जाएगा। सैनिकों, जलकुंभी के शरीर के दोनों भागों को उठाकर वन में डाल आओ। भूखे जीवों को भी आहार मिल जाएगा और इन दोनों पिता पुत्र को बंदी गृह में बंद कर दो। रात्रि राजमहल के प्रांगण में तीनों को ले आना। और इतना कहकर मोर मुकुट सिंह राज दरबार से चले गए। सभी दरबारी भी एक एक करके चले गए, किंतु किसी ने इस अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। रात हो चुकी थी। राजा मोर मुकुट के आदेश पर सैनिकों ने श्रापित रंग महल के प्रांगण में पुष्पराज, अरण्य ऋषि और शाकंभरी को उपस्थित कर दिया। प्रांगण में गड़े हुए स्तंभों पर अग्निशलाकाओं का प्रकाश जगमगा रहा था और शाकंभरी को इस बात का अत्यधिक भय सता रहा था कि राजा मोर मुकुट सिंह और धूमकेतु न जाने उसके पिता और भाई को किस प्रकार दंड देंगे। उसे ये ज्ञात हो चुका था कि किस प्रकार धूमकेतु ने अपनी बहन जलकुंभी का सिर धड़ से अलग कर दिया और जैसा राक्षसी व्यवहार उसने शाकंभरी के संग किया था वो शाकंभरी अब तक नहीं भूली थी। वो भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रही थी। उसका वश चलता तो वो धूमकेतु को ऐसा दंड देती कि कभी कोई भी भविष्य में ऐसा अपराध करने का प्रयास नहीं करेगा। किसी स्त्री का सतीत्व उसे अपने प्राणों से भी प्रिय होता है। ये सारे विचार शाकंभरी के मस्तिष्क में आ रहे थे। तभी मोर मुकुट ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, पुष्पराज को प्रांगण के मध्य वाले स्तंभ में बांध दो, शाकंभरी को स्वतंत्र कर दो और अरण्य ऋषि के बंधन खोलकर उसे मेरे समीप लाओ। सैनिकों ने राजा के आदेश पर पुष्पराज को प्रांगण के मध्य में खंभे में बांध दिया और ऋषि अरण्य को राजा मोर मुकुट के समीप लाया। तब मोर मुकुट सिंह ने अरण्य ऋषि से कहा, क्या तुम्हें अपनी पुत्री को मेरे राजमहल की राजनर्तकी बनाना स्वीकार है? मोर मुकुट सिंह की बात सुनकर अरण्य ऋषि ने अपनी संवेदना खो दी और क्रोधित होकर बोले, पापी, मैं तेरा रक्त पी जाऊंगा यदि तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो। मोर मुकुट सिंह बोला, अब कुछ भी हो अरण्य ऋषि, तुम्हारी पुत्री तो नर्तकी अवश्य बनेगी मेरे महल की। यदि तुम अभी तत्पर हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु के बाद तो उसे मेरे राजमहल की राजनर्तकी तो बनना ही पड़ेगा। मोर मुकुट सिंह की बात सुनकर अब पुष्पराज चुप न रह सका और बोला,
मोर मुकुट सिंह, तू राजा के नाम पर कलंक है। राजा तो अपनी प्रजा का ध्यान एक नन्हे बालक की तरह करता है, लेकिन तू तो अपनी प्रजा का शोषण कर रहा है। तुझ जैसे राजा को तो जीवित रहने का अधिकार नहीं। थू है तुझ पर। धूमकेतु बोला, तेरा इतना साहस कि तू मेरे पिता को धिक्कार रहा है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। अब शाकंभरी भी चुप न रह सकी और चीखते हुई बोली, धिक्कार तो तुझ पर है धूमकेतु, जो तूने मेरा सतीत्व भंग किया। तुझे मृत्यु मिलनी चाहिए। तू तो इस धरती पर बोझ के समान है। इतना पाप करके कहाँ जाएगा। ईश्वर को भी अब अपने इस कार्य पर लज्जा आ रही होगी कि तुझे उसने इस धरती पर क्यों भेजा। धूमकेतु बोला, चुप कर तू। अब देख मैं तेरी क्या दशा करता हूँ। शाकंभरी बोली, जो करना है कर ले, मुझे अब तुझसे भय नहीं, पापी कहीं का। धूमकेतु बोला, तेरा इतना साहस, अब देख कि मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर धूमकेतु ने तलवार निकाली और अरण्य ऋषि के हृदय में घोंप दी। हृदय में तलवार घुपने के पश्चात रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी और अरण्य ऋषि धरती पर अचेत होकर गिर पड़े। कुछ क्षण में ही उनके प्राण पखेरु हो गए। इस क्षण के मध्य वहाँ केवल शांति ही शांति थी। तभी उस शांति को तोड़ते हुए पुष्पराज बोला, अधर्मी, दुराचारी, तूने मेरे पिता की हत्या कर दी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब राजा मोर मुकुट सिंह बोला, तू मेरे पुत्र को तब मारेगा ना जब तू जीवित बचेगा। और इतना कहकर राजा मोर मुकुट सिंह ने अपनी तलवार निकालकर पुष्पराज के पेट में घोंप दी और निरंतर निकालकर घोंपता ही रहा जब तक पुष्पराज की मृत्यु ना हो गई। पुष्पराज जिस खंबे से बंधा था, धरती का वो भाग खून से लाल हो गया। शाकंभरी सहायता के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। सभी राजा मोर मुकुट से भयभीत थे, इसलिए किसी में भी ये साहस न हुआ कि वे शाकंभरी की सहायता के लिए उपस्थित हो। अब राजा मोर मुकुट सिंह ने अपने पुत्र से बोला, बेटा धूमकेतु, अब इसके भाई और पिता के मृत्युलोक जाने के पश्चात तुम पूर्णतः स्वतंत्र हो और जिस प्रकार भी तुम्हें इस दुस्साहसी शाकंभरी को दंड देना हो तो तुम उस प्रकार इसे दंडित कर सकते हो। चाहे तो इसे अपनी रानी बना लो या इसे राजमहल की राजनर्तकी बना दो। अब ये तुम पर निर्भर करता है। धूमकेतु बोला, जो आज्ञा पिताश्री। अब तो ये साधारण सी नर्तकी ही बनेगी। और वो शाकंभरी का हाथ पकड़कर अपने कक्ष की ओर ले जाने लगा, लेकिन शाकंभरी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए विरोध करने लगी। शाकंभरी के विरोधाभास से धूमकेतु क्रोध से उत्तेजित हो उठा और उसने शाकंभरी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। ये सब शाकंभरी के लिए असहनीय था, इसलिए वो खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगी और वो इसमें सफल भी हुई। खुद को छुड़ाने के बाद बिना देर किए वो एक खंबे की ओर भागी और उसमें से एक अग्निशलाका को बाहर निकाला और गुस्से से चिल्लाई, यदि तूने मुझे दोबारा स्पर्श करने की कोशिश की तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। धूमकेतु बोला, चल चल, तू मुझे धमकी दे रही है? तुझ में इतना साहस है भी? शाकंभरी बोली, तो तू मेरा साहस देखना चाहता है तो देख। और इतना कहकर शाकंभरी ने अपने वस्त्रों में आग लगा ली और पीड़ा से कराहने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर अग्नि में झुलसकर काला पड़ गया। वो धरती पर गिरकर तड़पती रही, लेकिन उसकी सहायता के लिए उसके पास कोई भी न आया और कुछ समय तक तड़पने के बाद उसके प्राण चले गए। इसके बाद उसके मृतक शरीर को राजा मोर मुकुट सिंह ने अपने सैनिकों से वन में छोड़ आने को कहा
और इतना कहकर मुखिया जी ने आह भरी। तब श्रेयांश ने मुखिया जी से कहा, आगे क्या हुआ मुखिया जी? तब मुखिया जी बोले, फिर उस राजमहल में शाकंभरी की आत्मा भटकने लगी और फिर उसने एक एक करके राजमहल के सभी सदस्यों को मार डाला। अब भी उसकी आत्मा महल में भटकती है। फिर शंभू बोला, और शायद कभी कभी रात को उसके ही शरीर के जलने की बदबू भी आती है। शायद वही बदबू ही आपने रात को महसूस की होगी। श्रेयांश बोला, अच्छा तो ये बात है। मुखिया जी बोले, हाँ चित्रकार बाबू, उसकी आत्मा भी नए लोगों को परेशान करती है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपको पहचानने लगेगी तो परेशान नहीं करेगी। श्रेयांश ने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि बाद में वो मुझे नहीं सताएगी? शंभू बोला, ऐसा ही है। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मुझे भी सताती थी, लेकिन अब नहीं सताती। श्रेयांश ने कहा, तो ठीक है, अब देखते हैं कि आज रात को क्या होता है। और इतना कहकर श्रेयांश अपने काम में लग गया। रात हुई और श्रेयांश रात का खाना खाकर फिर से अपने कमरे में पहुंचा। जब तक वह अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा तो उसे ज़ोर ज़ोर से फिर से घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह चौंक गया। तभी घुंघरुओं की आवाज़ अचानक बंद हो गई। उस रात शंभू उसके कमरे में नहीं सोया था। उसे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो किसी से मिलने गया था। श्रेयांश के पूछने पर मुखिया जी ने उसे बताया था कि शायद वो किसी तांत्रिक के पास गया है। श्रेयांश को थोड़ा अजीब लगा उनकी बात सुनकर, लेकिन फिर सोचा कि गांव के लोग हैं, इसलिए ये सब मानते हैं। श्रेयांश को अपने कमरे में अकेले डर तो लग रहा था, लेकिन वो फिर सोने की कोशिश करने लगा। वो कुछ देर यूं ही लेटा रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसके बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। घुंघरुओं की आवाज़ और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना, ये श्रेयांश को डरा देने के लिए काफ़ी था। श्रेयांश जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा कि शायद उसका ये वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही एहसास हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और उसके बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से श्रेयांश के तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठा और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे कि उस पर कोई लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहता था, पर डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चली थी। घबराहट में श्रेयांश ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहाँ गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा फिर से समतल हो गया और श्रेयांश को ऐसा लगा कि वहाँ से कोई परछाई तेज़ी से उठ खड़ी हुई हो। फिर उसने देखा कि वो एक जवान औरत की धुंधली सी परछाई थी। उसकी आंखों की पुतलियाँ एकदम काली थी और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना था। यह भयानक नज़ारा देखकर श्रेयांश घबरा गया, लेकिन तभी वो परछाई अचानक वहाँ से गायब हो गई। तभी अचानक उसके कमरे में रखी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से आवाज़ के साथ खुल गया।
इस आवाज़ से वह चौंक गया। उसे काफ़ी डर महसूस हुआ क्योंकि कमरे की खिड़की दरवाजे बंद थे और वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी। उसने अलमारी के पास जाकर उसका दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने फिर से अलमारी के दोनों दरवाजे बंद कर दिए और अपने बिस्तर की ओर जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। अब श्रेयांश बुरी तरह डर गया था। उसे वहीं खड़े खड़े पसीना आने लगा और वह बुरी तरह कांपने लगा। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी के दरवाजे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कि अंदर से उन्हें कोई धक्का दे रहा हो। डर के मारे कांपते हुए श्रेयांश थोड़ी देर तक वह अजीब नज़ारा देखता रहा, लेकिन तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर निकलकर आने लगा। ऐसा भयानक दृश्य देखकर अब श्रेयांश चुप ना रह सका और जोर से चीख पड़ा। श्रेयांश की चीख सुनकर मुखिया जी फौरन उसके कमरे में आए और उससे चीखने का कारण पूछा। वो सारा आंखों देखा दृश्य श्रेयांश ने मुखिया जी को कह सुनाया। श्रेयांश की बातें सुनकर मुखिया जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई और उन्होंने श्रेयांश से कहा, चित्रकार बाबू, आज आप मेरे कमरे में सो जाइए। फिर क्या था? श्रेयांश सोने के लिए मुखिया जी के कमरे में चला आया। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उतना डर नहीं लग रहा था। श्रेयांश बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले देखी थी। यही सोचते सोचते ना जाने कब उसे नींद आ गई। अचानक से आधी रात को श्रेयांश के किसी के पैरों की आवाज़ से नींद खुल गई। उस समय मुखिया जी सो रहे थे। श्रेयांश आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर से उठकर देखे कि कौन है। उस समय वो थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चुपचाप होकर रज़ाई में से देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तब उसने देखा कि एक जवान औरत है जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो उसके पास आकर रुक गई। वो अब भी उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये यहाँ क्यों रुकी है। तभी वह पीछे मुड़ी। जहाँ वह रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। श्रेयांश ने उसका चेहरा देखा और वो उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी बिना पुतलियों वाली आँख और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो उसको ही देख रही है। ये देखकर श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है? उसकी बात सुनकर श्रेयांश एक बार फिर से चीख उठा और मुखिया जी फौरन जाकर श्रेयांश के पास आए और उससे पूछा, क्या हुआ चित्रकार बाबू? श्रेयांश बोला, कोई था यहाँ पर। मुखिया जी बोले, कौन था? श्रेयांश बोला, एक औरत थी सफ़ेद साड़ी में। मुखिया जी बोले, यहाँ और औरत? आपने कोई सपना देखा होगा। श्रेयांश बोला, वो सपना नहीं था, हकीकत थी। श्रेयांश की बात सुनकर मुखिया जी एक बार फिर से चिंतित हो गए।
मुखिया जी के कहने पर श्रेयांश फिर से बिस्तर पर लेट गया और बिस्तर पर लेटे लेटे वो उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत के बारे में ही सोच रहा था। बहुत डरा हुआ था वो। उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो इस गांव में ही चित्र बनाने क्यों आया। किसी और गांव चला जाता तो अच्छा होता। जब देखो तब कोई ना कोई मुसीबत ही खड़ी हो जाती है। उसने फिर रात भर पलकें नहीं झपकाई और यूं ही सवेरा हो गया। सवेरा होते ही शंभू काका लौट आए। उनके चेहरे पर साफ साफ चिंता के भाव देखे जा सकते थे। मुखिया जी ने उनके चेहरे की उदासी भांप ली और अकेले में ले जाकर उससे कुछ बात करने लगे। ये सब श्रेयांश ने देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। वे शायद किसी तांत्रिक के बारे में बातें कर रहे थे और इधर श्रेयांश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सुबह का नाश्ता हो चुका था। मुखिया जी और शंभू सोच रहे थे कि श्रेयांश उस पुराने रंगमहल का चित्र बनाने वहां पर जाएगा, लेकिन उस दिन श्रेयांश ने ये कहकर मना कर दिया कि रात में उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो वो आज रात दोपहर में यहीं रहेगा और अपने कमरे में आराम करेगा। ये सुनकर मुखिया जी बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ रुकिए, लेकिन मुझे और शंभू को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना होगा। श्रेयांश बोला, ठीक है, तो आप दोनों चले जाइए और सारे कमरों का ताला लगा दीजिए, मेरा कमरा खुला रहने दीजिए। मुखिया जी बोले, ये कैसी बातें करते हैं चित्रकार बाबू, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, कमरों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्रेयांश बोला, तो ठीक है, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मत लगाइए ताला। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद मुखिया जी और शंभू काका चले गए। श्रेयांश अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। तभी श्रेयांश को ध्यान आया कि रात को उसके कमरे में रखी अलमारी में कुछ हलचल हुई थी। अब दोपहर के समय इसे खोलकर देखता हूँ कि क्या माजरा है। श्रेयांश ने अलमारी खोली तो उसे उसके भीतर कुछ भी नहीं दिखा। फिर तब उसने अलमारी का ठीक से मुआयना करना शुरू कर दिया। उसने अलमारी को अगल बगल से देखा और फिर उसके पीछे गया। उसने जो देखा उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि अलमारी के पीछे की दीवार पर एक छोटा सा दरवाज़ा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा था, जो शायद कोई खुफिया दरवाज़ा था। अब श्रेयांश ने उस दरवाजे के पीछे जाने की ठान ली। पहले उसने अलमारी को आगे की ओर खिसकाया, रसोई से सिलबट्टे का बट्टा उठाकर लाया और उसने उस बट्टे से ताले पर वार करना शुरू कर दिया। 3-4 वार के बाद ताला टूट गया। श्रेयांश ने वो दरवाज़ा खोला तो देखा भीतर बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने पहले लालटेन जलाई और साथ में अपने बचाव के लिए एक लाठी भी ले ली। वो धीरे धीरे उस दरवाजे के भीतर घुसने लगा। उस कमरे में जाकर उसने देखा कि वहाँ बहुत सा पुराना सामान पड़ा है जो इस्तेमाल में नहीं आता, जैसे पुरानी टोकरियाँ, टूटी हुई लकड़ी की कुर्सियाँ, पुराना लकड़ी का हल, फावड़ा और वहाँ एक छोटा लोहे का संदूक भी था जिस पर ताला नहीं लगा था। श्रेयांश ने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसे उसमें घुंघरुओं का जोड़ा मिला। एक घाघरा चोली का जोड़ा भी उसे मिला। साथ में एक तस्वीर और एक डायरी मिली जिसका उसने पहला पन्ना खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, ऋतु रागिनी। ये सब श्रेयांश की समझ से परे था। उसने सोचा, ये तस्वीर और ये डायरी अपने साथ बाहर ले चलता हूँ, शायद डायरी पढ़ने पर कुछ मिल जाए। उसने संदूक का सारा सामान वैसे ही रख दिया जैसे कि पहले से रखा था। वो जैसे ही लालटेन और लाठी उठाकर
उस कमरे से बाहर जाने को हुआ तो किसी ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेयांश के हाथ से लाठी छूटकर नीचे गिर गई। तब उसने उस ओर देखना चाहा कि आखिर कौन है। श्रेयांश ने जैसे ही नज़र उठाई तो उसने देखा कि एक जले हुए काले चेहरे वाली घाघरे चोली में एक लड़की की परछाई सी खड़ी है। ये देखकर श्रेयांश चीख उठा तो उस लड़की ने फौरन ही अपने चेहरे को अपनी चुन्नी से ढक लिया। फिर श्रेयांश से बोली, डरो नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे उस दिन से कुछ कहना चाहती हूँ जिस दिन से तुम यहाँ आए थे। उसकी बात सुनकर श्रेयांश ने कहा, कौन हो तुम और क्या कहना चाहती हो मुझे? वो परछाई बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगे? श्रेयांश बोला, हाँ, मैं भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, तभी तो इस कमरे में आया हूँ। वो परछाई बोली, तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और फिर उस परछाई ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये 2 साल पहले की बात है। मेरा नाम रितु रागिनी था। मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। मेरी शादी एक अच्छे इंसान के साथ हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी गृहस्थी पर। मेरे पति बहुत बीमार रहने लगे। इससे उनका व्यापार बिल्कुल ही डूब गया। घर में खाने के लाले पड़ गए तो पति का इलाज कैसे करवाती। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी सहायता करके थक चुके थे। और फिर जब बुरा वक्त आता है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अपने पति को मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं एक नौटंकी कंपनी में काम करने लगी। बहुत तो नहीं, लेकिन इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि 2 वक्त का खाना और पति का इलाज का पैसा निकल आए। पति ने मना भी किया, लेकिन मुझे केवल उनके इलाज की चिंता थी, इसलिए अब अपनी इज्जत का डर ना था। फिर अपनी इज्जत के लिए इस समाज से क्यों डरती? अगर समाज होता तो मेरे पति का इलाज करवाता। जब हम पैसे वाले थे तो यही समाज हमारे तलवे चाटता था, लेकिन जब हम गरीब हो गए तो समाज ने हमसे दामन छुड़ा लिया। मैं कुछ दिनों में ही सबकी चहेती बन गई। अब कोई भी नौटंकी मेरे बिना अधूरी रहती। इस बीच मेरे पति की हालत में भी सुधार होने लगा। उन्हें पूरी तरह ठीक करने के लिए अभी और भी पैसा और वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने नौटंकी कंपनी नहीं छोड़ी। मेरे चाहने वालों में से एक मुखिया जी भी थे। वे मेरी कोई भी नौटंकी देखना नहीं भूलते थे। साथ में उनका नौकर शंभू भी रहता था। फिर एक रोज़ जब मेरा नाच गाना ख़त्म हुआ तो मुखिया जी मेरे शामियाने में अकेले मिलने आए और बोले, मेरी जान, तुम मुझे भा गई हो, बोलो क्या लोगी मेरे साथ चलने का? मैंने शालीनतापूर्वक उनसे कहा, मैं ये सब काम नहीं करती, नाचना गाना मेरी मजबूरी है। मुखिया जी बोले, 2 कौड़ी की औरत मुझे मना करती है। मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात कीजिए मुखिया जी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुखिया जी बोले, अगर ऐसी औरत नहीं है तो फिर नौटंकी में काम क्यों करती हो? मैंने कहा, मेरी मजबूरी है, मेरे पति बहुत बीमार है, इसलिए उनके इलाज के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। मेरी ये बात सुनकर मुखिया जी कुछ नर्म पड़कर मुझसे बोले, माफ़ करना रितु रागिनी, मुझसे गलती हो गई। चलो ठीक है, लेकिन एक रात के लिए तो मुझे अपना नाच गाना सुना ही सकती हो ना? मुँह मांगा इनाम दूंगा। मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, इतनी कृपा तो कर ही सकती हो मुझ पर। वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ऐसी गंदी बात अपनी ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा।
तुम मेरे घर पर आ सकती हो। मेरे घर में मेरा पूरा परिवार है, वे सब तुम्हारा नाच गाना सुनकर खुश हो जाएंगे। श्रेयांश ने कहा, तो क्या तुमने मुखिया जी की बात मान ली? श्रेयांश के इस प्रश्न पर ऋतुरागिनी ने उत्तर दिया, फिर मैं उनकी इस विनती को ठुकरा ना सकी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे अपने परिवार के साथ मेरा नाच गाना देखना चाहते हैं। और एक रात मैं उनके घर नाच गाने के लिए पहुंची। श्रेयांश ने कहा, फिर क्या हुआ? ऋतुरागिनी बोली, थोड़ा सब्र रखो, सब बताती हूँ। इसके बाद ऋतुरागिनी ने फिर से बोलना शुरू किया। मैं वहाँ साधारण कपड़ों में पहुंची। साथ में मेरा संदूक था, जिसमें घुंघरुओं का जोड़ा, मेरी डायरी और नाचने गाने वाला भड़कीला लिबास था। मैं वहाँ पहुंची तो मैंने मुखिया जी से कहा, कहाँ है आपका सारा परिवार? मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। मुखिया जी बोले, पहले तुम तैयार तो हो जाओ, परिवार भी आ जाएगा। उस कमरे में शंभू तुम्हें छोड़ आएगा, जहाँ तुम इत्मीनान से तैयार हो जाओ। तैयार होकर जब आ जाओगी तभी सबसे मिलवाता हूँ। और फिर मुझे शंभू उस कमरे में छोड़कर आया जो तुम्हारा कमरा है। मैं तैयार होकर बाहर आई तो फिर से मुखिया जी से पूछा कि उनका परिवार कहाँ है। वे बोले, सब शहर गए हैं, सुबह तक लौटेंगे। तुम मुझे अपना नाच गाना दिखा सकती हो। ये रहे रुपये, अगर कम है तो मैं और दे देता हूँ। मैंने उनसे पूछा, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुखिया जी बोले, वो इसलिए कि तुम्हारा मन खराब हो जाता और फिर तुम मुझे अपना नाच गाना नहीं दिखाती। फिर मजबूर होकर उस रात मुझे नाचना गाना पड़ा। फिर रात में मुझे उस कमरे में ठहराया गया जिसमें तुम ठहरे हो। मैंने भीतर से ठीक से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा कि अब इस दरवाजे में कोई नहीं घुस सकता, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। यही सोचकर मैं चैन की नींद सो गई। तभी आधी रात के वक्त किवाड़ खुलने की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो मेरे कमरे के दरवाजे तो भीतर से बंद है, लेकिन तभी मेरे कमरे की अलमारी हिली। उसे सरकाकर मुखिया जी उसके पीछे के छोटे से किवाड़ों से मेरे कमरे में घुस आए। मैंने उन्हें देखा तो पूछा, आप और यहाँ इतनी रात को किस लिए आए हैं? मुखिया जी बोले, बस अपनी देवी के दर्शन करने चला आया। मैंने कहा, ये क्या बकवास करते हैं आप? मुखिया जी बोले, अरे मेरी रानी, मैं तो अपनी प्यास बुझाने चला आया हूँ। कब से प्यासा हूँ तेरे यौवन का। मैंने कहा, नीच, तू अपनी निष्ठा पर उतर आया है, मतलब तेरा परिवार यहाँ नहीं है? मुखिया जी बोले, पत्नी को मरे तो सालों हो गए, बेटी ब्याह कर ससुराल चली गई, बेटा बहू शहर में रहते हैं, यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ, अपने नौकर शंभू के साथ। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है, तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया? मुखिया जी बोले, हाँ मेरी जान, मेरा कहाँ मान ले, रुपयों से तोल दूंगा। मैं बोली, नहीं चाहिए मुझे रुपये, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मुखिया जी बोले, अब तू यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकती, तेरी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। मैंने शंभू से कहकर बाहर से दोनों दरवाज़ों पर ताला लगवा दिया है, तू इन्हें नहीं खोल सकती। चुपचाप मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। मैंने कहा, मैं तेरी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी, थू। और इतना कहकर मैंने मुखिया के मुंह पर थूक दिया। ये देखकर मुखिया की मर्दानगी को ठेस पहुंची और उसको ताव आ गया। फिर उसने कुछ नहीं सोचा और मेरे दोनों हाथ पकड़कर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं खुद को छुड़ाती रही, लेकिन सफल ना हो पाई और उसने मेरी इज्जत को जार जार कर दिया।
उसका इतने से भी मन नहीं भरा और उसने मुझे इसी अलमारी वाली कोठरी में कैद कर दिया। दूसरे दिन मुझे वहीं खाना और पानी भी दे दिया गया, लेकिन मैंने एक होशियारी की। मैंने वो सभी बातें अपनी डायरी में लिख दी, क्योंकि मुझे डायरी लिखने की आदत थी। फिर उसी रात को मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन शंभू ने पकड़ लिया। तब मैंने दोनों को धमकी दी कि मैं ये सब पुलिस को बता दूंगी। बस उस समय शंभू को गुस्सा आ गया और उसने मेरे हाथ मुंह बांधे और मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मैं झटपटाती रही, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। जब मैं झुलसकर काली पड़ गई तो बेहोश हो गई, तो उन्होंने मेरे तन पर लगी आग कंबल डालकर बुझा दी। मैं तब जिंदा लाश थी और दर्द से करा रही थी। तब दिन निकल आया था, तो वे दोनों मेरे शरीर को कहीं दफना नहीं सकते थे। रात होने का इंतज़ार करने के सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए उन्होंने मेरे अधजले काले शरीर को उस अलमारी में बंद कर दिया और रात होने का इंतज़ार करने लगे। मेरी सांसें चल रही थी, लेकिन कितनी देर तक चलती। कुछ देर तक मौत से संघर्ष करने के बाद बंद हो गई। फिर रात हुई और उन दोनों ने मुझे उस रंगमहल के आंगन में एक बड़े से पत्थर के पास दफना दिया। मेरी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। मैं अपनी सच्चाई को बाहर लाना चाहती थी। इसके लिए मुझे कोई जरिया चाहिए था। इसलिए मुखिया जी ने घर की एक पुरानी महाराजिन को भी घर से निकाल दिया और उस दिन के बाद उसने इस घर में किसी को भी नहीं आने दिया, जिससे मैं किसी को कुछ बता न सकूं। सामान से भरी संदूक को उन्होंने इसी कमरे में रख दिया, लेकिन संदूक खोलकर नहीं देखा कि इसमें एक डायरी रखी है और उसमें इनके खिलाफ सारे सबूत हैं। श्रेयांश ने कहा, तो मैं क्या करूं? ये बात पुलिस को बता दूं? रितु रागिनी ने कहा, हाँ, मैं उन दोनों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। और इतना कहकर रितु रागिनी गायब हो गई और श्रेयांश ने रितु रागिनी का संदूक उठाया, जिसमें सारे सबूत थे, और अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गया पुलिस को सूचना देने के लिए। पुलिस ने श्रेयांश की बात सुनकर छानबीन शुरू की। रितु रागिनी का कंकाल भी रंगमहल के आंगन के बड़े पत्थर के पास जमीन के नीचे से मिल गया। मुखिया और शंभू के बयान के मुताबिक दोनों गुनहगार पाए गए। दोनों पर केस चला और दोनों को सज़ा भी हो गई। अब श्रेयांश को पता चल चुका था कि मुखिया ने शाकंभरी की मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, जबकि उन्होंने रितु रागिनी को जलाकर मारने की कोशिश की थी। वो रंगमहल श्रापित नहीं है और ना वहाँ ऐसा कभी कुछ हुआ था। वहाँ कोई शाकंभरी की आत्मा नहीं भटकती। यही सब सोचकर श्रेयांश आखिरी बार उस रंगमहल में पहुँचा और भीतर जाने का साहस कर पाया। तभी वहाँ के आंगन में उसे एक लड़की दिखी और उसने श्रेयांश से पूछा, अरे तुम कौन हो और यहाँ तुम्हें आते डर नहीं लगा? श्रेयांश ने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इस रंगमहल के बारे में लोगों ने झूठी अफवाहें फैला रखी है कि ये श्रापित रंगमहल है। यहाँ किसी शाकंभरी नाम की युवती ने खुद को आग लगा ली थी और उसी की आत्मा ने अपना बदला लिया है। उस लड़की ने श्रेयांश से कहा, अच्छा, तो तुम भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते? श्रेयांश ने कहा, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब तो मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। वो लड़की बोली, ओह, तुम तो बड़े निडर हो। श्रेयांश बोला,
अच्छा, तुमने मुझसे तो सब पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया। वो लड़की पहले मुस्कुराई और फिर बोली, मैं शाकंभरी हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर श्रेयांश एक पल को सन रह गया। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग का और संपूर्ण भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।